Welcome to Biologics once again and CSIR series 2020. This is the lecture number 5 of photosynthesis. और अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है, एक बार जल्दी से समराइज मैं उसको कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट किया था कहाँ से, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे स्टार्टिंग में हमने फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, फिर हमने रूबिस्को के बारे में पढ़ा था, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, और रिसेंट जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से समराइज़ कर देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आपको पता है कि सनलाइट से आपकी लाइट आती है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, है ना, क्लोरोप्लास्ट में, और लाइट आती है कहाँ पे, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, जहाँ पे आपकी लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एडीपी और एनएडीपी पॉजिटिव से कन्वर्ट होता है आपका एटीपी प्लस एनएडीपीएच में। ठीक है, सो एटीपी एंड एनएडीपीएच आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये चीज़ आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं पुरानी वाली और आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं और फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके चारों पार्ट्स को 4 पार्ट्स बनाए हैं अभी तक फोटोसिंथेसिस, सबको देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइए, तब ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। ठीक है ना, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि एटीपी एंड एनएडीपीएच आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज़ हैपनिंग इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हमने डिस्कस किया था। तो एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, अब वो एंटर करते हैं आपके डार्क रिएक्शन में। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं एटीपी और एनएडीपीएच, अब वो सबस्ट्रेट बन जाएंगे किसके लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। अब वो रॉ मटेरियल बन जाएंगे किसके लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। डार्क रिएक्शन अब एटीपी और एनएडीपीएच को यूज़ करेगा। ठीक है, और CO2 को कन्वर्ट कर देगा आपका G3P ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में कि कैसे डार्क रिएक्शन में आपका ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और कैसे CO2 का यूज़ करके डार्क रिएक्शन कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, डार्क रिएक्शन से। तो डार्क रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, वो है केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम डार्क रिएक्शन को जिन्होंने डिस्कवर किया था, जिनके बारे में स्टडी किया, डार्क रिएक्शन के बारे में जिन्होंने सबसे पहले खोजा था, स्टडी किया था, उनका नाम था मेल्विन केल्विन, और उनके जो कलीग थे वो थे एंडी बेंसन। इसलिए इनको केल्विन के नाम से, इस साइकिल को केल्विन के नाम से जाना था, केल्विन साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको स्ट्रोमल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोमल रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। यहाँ पे ध्यान से देखो, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में आपकी क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, स्ट्रोमा में। ठीक है, स्ट्रोमा में रिलीज़ हो रहे हैं, और स्ट्रोमा में ही आपका डार्क रिएक्शन हो रहा है, जिसको आप C3 साइकिल भी बोलते हो। क्यों, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एटीपी एनएडीपीएच आपका स्ट्रोमा में रिलीज़ हुआ, और स्ट्रोमा में ही हो रहा है आपका डार्क रिएक्शन, है ना। इसलिए डार्क रिएक्शन को आप स्ट्रोमल रिएक्शन भी बोलते हो। ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, PCR साइकिल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो ये फोटोसिंथेटिक साइकिल है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें कार्बन का रिडक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। तो ये तो हो गया इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन क्या करता है, CO2 को रिड्यूस करता है। ठीक है, और कन्वर्ट करता है किस में, कार्बन कंपाउंड्स में, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन रिड्यूस CO2 इनटू 3 कार्बन शुगर। ठीक है, 3 कार्बन शुगर दैट इज़ ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अभी ग्लूकोज कैसे बनेगा उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो डार्क रिएक्शन बनाता है वो बनाता है ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना। अब देखो, इसका लोकेशन मैंने आपको बता दिया कहाँ पे होता है ये, दिस इज़ लोकेटेड इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। देखो, ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है ना, कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपको पता है अच्छे से। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि अगर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, सॉरी डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा,
और अगर प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो डार्क रिएक्शन होगा आपका स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो इमैच्योर सेल होते हैं, वेल डेवलप्ड सेल होते नहीं है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, इसीलिए उनके साइटोसोल में ही आपका डार्क रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के साइटोसोल में आपका डार्क रिएक्शन होता है और प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में ही आपका लाइट रिएक्शन हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखेंगे। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइट रिएक्शन अगर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में, लेकिन अगर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लाइट रिएक्शन होता है उसके सेल मेम्ब्रेन में हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, और डार्क रिएक्शन यूकैरियोट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, और प्रोकैरियोट्स में होता है आपका साइटोसोल में, बैक्टीरिया के साइटोसोल में। ये चीज़ आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। कैल्विन साइकिल वॉज इल्यूसिडेटेड बाय मेल्विन कैल्विन एंड एंडी बेंसन। ठीक है, अब हम चलते हैं इन दोनों पॉइंट्स पे मैं अभी आऊँगा जब हम साइकिल डिस्कस कर लेंगे, तब जाके ये पॉइंट्स आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कैल्विन साइकिल है आपका, कैल्विन साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट फेसेस। कौन कौन से हैं वो? पहला होता है आपका कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, दूसरा होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन। अब आ जाइए आप साइकिल पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका ये है आपका कैल्विन साइकिल। ठीक है, कैल्विन साइकिल में आपका CO2 एंटर करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटरिंग इनटू द कैल्विन साइकिल। ओके, अब क्या होता है कि जब CO2 एंटर करता है तो एक सबस्ट्रेट होता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, तो राइबुलोज क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और इसको जो कन्वर्ट करता है इसमें वो एंजाइम होता है रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को। अभी हम सिर्फ एक बार इस साइकिल का चक्कर काट लेते हैं, क्या क्या बनता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आपका बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप था फॉस्फोग्लिसरेट के, कार्बन नंबर 3 पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे एक और फॉस्फेट ऐड हो गया 1,3, मतलब अब 2 पोजीशन पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे आपका फॉस्फेट ऐड हो गया, तो एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड हुआ, और वो फॉस्फेट कौन ऐड करता है, काइनेज एंजाइम। ठीक है, इसलिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज क्या करता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी ATP यूटिलाइज हो रही है ना, ATP से ही तो आएगा फॉस्फेट ग्रुप, तो यहाँ पे ATP से ADP में कन्वर्जन हो जाता है। तो ये पहला स्टेप है आपका कैल्विन साइकिल का, जहाँ पे ATP यूज़ हो रही है। ठीक, अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से आपका कन्वर्ट होता है ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, और ये जो एंजाइम जो होता है जो इसको कन्वर्ट करता है ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, उसका नाम होता है ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, समझ आया। और यहाँ पे यूटिलाइज करता है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH और कन्वर्ट हो जाता है NADP पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ तक आ गया। अब वापस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अच्छे से अब साइकिल को समझते हैं। देखो, अब मेरे साथ आप इस साइकिल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे और साइकिल को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो, ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट होता है ना, राइबुलोज 5 फॉस्फेट होता है, ये होता है आपका 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये आपका है 5 कार्बन कंपाउंड। राइबुलोज लिख लो कॉपी में, ये चीज़ें आप लिखते जाओ। राइबुलोज 5 फॉस्फेट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं राइबुलोज 5 फॉस्फेट के? 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन्स हो गए? 5 × 3 = 15। तो यहाँ पे आपके देखो 15 कार्बन कंपाउंड्स हैं, मतलब 15 कार्बन्स हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? राइबुलोज 5 फॉस्फेट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड here it is 3 molecules of ribulose 5
फॉस्फेट। तो टोटल कितने हो गए कंपाउंड, सॉरी टोटल कितने कार्बन हो गए, 15 कार्बन हो गए, 15 कार्बन्स हो गए। अब देखो क्या होता है कि एक ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनने के लिए ये जो है ना आपका, ये जो प्रोडक्ट होता है किसका, C3 साइकिल का, ये भी होता है आपका 3 कार्बन कंपाउंड। ये आपका क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड। तो देखो अगर इस साइकिल में से एक प्रोडक्ट को बनना है और वो प्रोडक्ट में 3 कार्बन है, तो इसका मतलब कि 3 कार्बन भी ऐड होने चाहिए साइकिल में। समझ में आ रही है चीज़, 3 कार्बन एक्स्ट्रा ऐड होंगे तभी तो एक नया प्रोडक्ट मिलके बाहर निकलेगा जिसमें भी 3 कार्बन होंगे। तो इसमें क्योंकि 3 कार्बन होते हैं इसलिए 3 CO2 एंटर करते हैं आपके इसमें एक ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाने के लिए, ठीक है, 3 CO2 एंटर करते हैं, ठीक है। तो एक CO2 के लिए आपको चाहिए थे 2 ATP यहाँ पे, तो 3 CO2 के लिए आपको यहाँ पे चाहिए होंगे 6 ATP और रिलीज़ होगा आपका 6 ADP, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अभी हम एक बार और एड्रेस कर लेंगे, कितने ATP के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने ATP चाहिए होते हैं, अभी आप ध्यान से समझते जाओ। तो एक साइकिल में, जब एक साइकिल में क्या होता है आपका ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आप ध्यान से इसको समझते जाओ। देखो ये क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 15 कार्बन हो गए। 3 CO2 यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो 15 और 3 कितने हो गए, 18 हो गए। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 18 कार्बन होने चाहिए। समझ में आ रही चीज़, गुड। अब देखो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है ना, वो बनता है आपका 3 कार्बन कंपाउंड वाला प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट था राइबोलोस 5 फॉस्फेट, ये था आपका 5 कार्बन कंपाउंड वाला प्रोडक्ट, ये आपका होता है 3 कार्बन कंपाउंड वाला प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में आपके सिर्फ 3 कार्बन होते हैं, लेकिन ये आपके बनते हैं कितने, 6 बन जाते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को, ये कितने बन जाते हैं आपके, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट आर बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोस 5 फॉस्फेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंट करो कि इसमें आपके 3 कार्बन होते हैं, लेकिन ये बन कितने रहे, 6। तो टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पे 18 कार्बन, है ना। 6 × 3 = 18। समझ में आ रहा है आपको। देखो 15 कार्बन यहाँ थे, 3 कार्बन यहाँ एंटर करा, तो टोटल हो गए 18 कार्बन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आपका कन्वर्ट हुआ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे भी ये भी जो है वो, ये भी है आपका 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इससे आप याद रखेंगे कि हम उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है हर एक स्टेप पे, उसमें कितने कार्बन्स हैं, ठीक है, उसमें कितने कार्बन्स हैं। यहाँ पे भी आप इसको ऐसे रखेंगे कि ये जो राइबोलोस 5 फॉस्फेट होता है उसमें 5 कार्बन्स होते हैं और टोटल यहाँ पे 15 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 15 कार्बन्स होते हैं, ठीक। टोटल यहाँ पे 18, और यहाँ पे ये जो होता है वो भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है और 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो यहाँ पे भी आपके 18 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आओ आगे, क्या होता है कि 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट से आपका कन्वर्जन होता है किसमें, 6 ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या था कि जब हम एक CO2 की बात कर रहे थे तब 2 NADPH यूज़ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब 3 CO2 यूटिलाइज होंगे तो यहाँ पे आपके 6 NADPH यूज़ होंगे और रिलीज़ कितने होंगे, 6 NADP पॉजिटिव। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो देखो 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट से अब कन्वर्ट होता है आपका ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और मॉलिक्यूल्स रहते हैं सेम। यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल्स थे, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड था, और ये ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। और कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इसके, 6। तो 6 × 3 = टोटल कितने हो गए, 18 कार्बन टोटल है यहाँ पे आपके, ठीक है। ये टोटल 18 कार्बन है आपके, ठीक है। ये आपके टोटल 18 कार्बन है, राइट। समझ में आ रहे हो, और ये टोटल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब आता है इसका एक्चुअल इसका जो
क्रिस्प है इस साइकिल का वो यहाँ पे है। देखो यहाँ पे आपके बने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, और 3 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जब आगे जाता है तो यहाँ से जब आगे ये प्रोडक्ट जाता है तो क्या होता है, एक इसमें से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो 6 में से एक गए, कितने बचे, 5 बचे ना, 5 बचे। तो क्या होता है 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ रिलीज़ हो जाता है और 5 चले जाते हैं आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन्स टोटल, है ना, एक ही तो मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है। तो 18 में से 3 चले गए, कितने बचे टोटल, कितने बचे, 15 कार्बन्स बचे, है ना। और ये कंपाउंड जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का, ठीक है। एक और वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 6 में से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट निकल गया तो कितने बचे, 5 इंटू 3 15, टोटल कितने कार्बन हो गए, 15। मज़ा आ रहा है, गुड, मज़ा आना चाहिए। साइकिल पढ़ने में मज़ा नहीं आया तो फिर फील नहीं आती है, तब तक याद नहीं होता, ठीक है ना। तो मज़ा आना चाहिए साइकिल पढ़ने में, तब जाके आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे, ठीक है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके 15 कार्बन बचे हैं, राइट। अब क्या होता है, ठीक है, इसके बाद अभी हम आगे चलेंगे, एक बार वापस पीछे चले जाएं, ठीक है। मैं एक एक करके बता दूँ, आपके दिमाग में कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाए। देखो यहाँ पे आपका CO2 ऐड हुआ था, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। 3 फेसेस में होता है ना साइकिल, मैंने बताया था, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपका CO2 ऐड हो रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप में आपका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, है ना, रिडक्शन हो रहा था, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन। ये रिड्यूस हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट बना है ये रिड्यूस हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट से आपका रिड्यूस होकर किस में आ गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन। और फिर क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट ये जो बना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें से एक रिलीज़ हो गया। अब ये क्या होता है, ये वापस आपका रीजनरेट होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। समझ रहे हो इस चीज़ को, क्यों, ताकि वापस से CO2 एक्सेप्ट कर सके और वापस कन्वर्ट कर सके किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये साइकिल निरंतर चलती रहे, है ना, समझ रहे हो। और क्या बनता रहे आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये क्यों चाहिए अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक देखो, यहाँ कितने कार्बन बचे थे, 15 कार्बन बचे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, रीजनरेशन होता है, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका बनता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। और इस स्टेप में आपका यूटिलाइज होता है एक ATP, 1 ATP इज यूटिलाइज इन द रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे आप कहते हैं 5 मॉलिक्यूल्स थे, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, लेकिन जब ये रीजनरेट होता है तो ये आपके 3 मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके 15 कार्बन थे, यहाँ पे भी आपके 15 कार्बन है ना। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम्स, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है ना, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड था और 5 मॉलिक्यूल्स था, लेकिन ये 5 कार्बन कंपाउंड है और ये 3 मॉलिक्यूल्स है। तो 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15 एंड 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15। तो ये रीजनरेट हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। अब देखो एक CO2 के लिए आपको एक ATP चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितने CO2 आ रहे हैं, 3, तो यहाँ पे 3 ATP आएगा और 3 ADP रिलीज़ होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कि एक CO2 के लिए, ठीक है, एक CO2 के लिए आपको कितने ATP चाहिए होते हैं, 2 यहाँ पे चाहिए थे और एक यहाँ पे, 3 ATP प्लस एक CO2 के लिए 2 NADPH चाहिए था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH चाहिए था, तो 3 CO2 के लिए आपके कितने चाहिए होंगे, 9 ATP और 6 NADPH, ठीक है, ठीक। ये पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो भी कॉपी में लिख लीजिए। एक CO2 के रिडक्शन के लिए आपके 2 ATP खर्च होते हैं और 2 NADPH खर्च होते हैं, ओके। 2 ATP एंड 2 NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेप लिखिए,
कि 1 ATP इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रीजनरेशन ऑफ राइबुलोज 5 फॉस्फेट। तो 2 ATP यहाँ और 1 ATP यहाँ खर्च हो रहा है एक CO2 को यूज़ करने के लिए, लेकिन 3 CO2 को यूज़ करेगा तो 6 ATP एंड 6 NADPH आर रिक्वायर्ड इन द रिडक्शन प्रोसेस एंड 3 ATP आर रिक्वायर्ड इन द रीजनरेशन प्रोसेस। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ गई, गुड। तो बस ये है इसका रिएक्शन। देखो 3 CO2 यूटिलाइज हो रहे हैं, है ना, 6 NADPH और 9 ATP यूज़ हो रहे हैं, और बन क्या रहा है आपका एक मॉलिक्यूल बन रहा है ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट का G3P, और 6 NADP पॉजिटिव एंड 9 ATP आर बीइंग रिलीज्ड। ADP, सॉरी ADP आएगा यहाँ पे, ठीक है, ADP बन रहा है 9 ADP, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन है, नोट कर लीजिए, ठीक। अब जल्दी से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कैल्विन साइकिल है वो 3 फेसिस में डिवाइडेड, आपको पता है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और रीजनरेशन। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ CO2 होता है। जब जहाँ पे भी CO2 ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, और जब CO2 रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब देखो तो ये तो आपको पता है कार्बोक्सिलेशन क्या हो रहा है, CO2 इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए रूबिस्को को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना है तो पार्ट 3 में मैंने रूबिस्को को अच्छे से डिस्कस किया है, उसके सब यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया है, उसके सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया है, उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ ये बात करेंगे कि रूबिस्को, यहाँ पे रूबिस्को का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि जो रूबिस्को एंजाइम होता है उसकी जो ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है वो होती है pH 8 पे, ठीक है। pH 8 पे ये एक्टिवेटेड होता है ऑप्टिमम pH जो होता है उसका, ठीक है। उसके बाद रूबिस्को एक्टिवेट कैसे होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट 3 में मैंने बताया था कि रूबिस्को के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो टोटल जो लार्ज सब यूनिट होते हैं रूबिस्को में वो होते हैं 8 नंबर ऑफ लार्ज सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और 8 नंबर ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं। तो देयर आर टोटल 16 सब यूनिट्स इन विच 8 आर लार्जर सब यूनिट्स एंड 8 आर स्मॉलर सब यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से रूबिस्को बना हुआ होता है। तो उसके रूबिस्को के लार्जर सब यूनिट में क्या होता है ना कि एक लाइसिन प्रेजेंट होता है। लाइसिन तो मतलब लाइसिन अमीनो एसिड जो होता है वो तो स्मॉलर में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन ये खास इसलिए है कि जो लार्जर सब यूनिट में एक ऐसा लाइसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस लाइसिन पे वो लाइसिन क्या करता है, लार्जर सब यूनिट का लाइसिन क्या करता है, CO2 से रिएक्ट करता है। ये जो CO2 यहाँ पे एंटर करता है ना वो क्या करता है उस लाइसिन से, कौन सा लाइसिन से, जो रूबिस्को के लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बनता है वो होता है कार्बामेट, ठीक है, कार्बामेट, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट क्या करता है उस CO2 को जो उसने एक्सेप्ट किया होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है किसके पास, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के पास, ठीक है। और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। तो एक बार और बताता हूँ, रूबिस्को जो एंजाइम है वो क्या करता है, उसके जो लार्जर सब यूनिट में एक लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, वो लाइसिन अमीनो एसिड इस CO2 के साथ रिएक्ट करके इसको अपने पास ले लेता है और इसको स्टेबलाइज करता है। रूबिस्को और CO2 के बाइंडिंग को स्टेबलाइज करता है मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन, एक मिनट, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव। CO2 और रूबिस्को का जो इंटरेक्शन हुआ है उसको स्टेबलाइज कौन करता है, मैग्नीशियम आयन, और ये बन जाता है कार्बामेट। तो फिर ये क्या होता है, ये जो कार्बामेट बना है, ठीक है, CO2 प्लस रूबिस्को को मिला के ये फिर क्या करता है, इस CO2 को जो इसने अपने पास लिया है उसको क्या करता है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट को, और ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, रूबिस्को इज़ एक्टिवेटेड व्हेन एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसिन। लाइसिन में बहुत सारे अमीनो ग्रुप, मतलब लाइसिन में क्या होता है, एक एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। 2 अमीनो ग्रुप होते हैं ना लाइसिन में, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो रूबिस्को इज़ एक्टिवेटेड व्हेन एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप of lysine that is present in the large subunit reacts with the carbon dioxide and form carbamate, ठीक है।
मैग्नीशियम आयन स्टेबलाइजेस द कार्बामेट फॉर्मेशन एंड एक्टिवेट्स रुबिस्को, रुबिस्को को एक्टिवेट कर देता है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसफर टू RuBP, और जब RuBP पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है तो ये बन जाता है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ रुबिस्को के बारे में, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता है तो बता देना। ठीक है, रिडक्शन और रीजनरेशन में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि मैं ज़्यादा डिस्कस करूँ। ठीक है, रिडक्शन में बस ये है कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट से आपका 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और इससे बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है ना, और यहाँ पे इस स्टेप में आपके 6 ATP और 6 NADPH यूज़ होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, इस पे आगे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, देखो ये जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने कार्बन कंपाउंड का है? 3 कार्बन कंपाउंड का, इसमें 3 कार्बन है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब जल्दी से इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इसका नाम डार्क रिएक्शन है इसलिए ये अंधेरे में हो रहा होगा। ठीक है, रात में होता होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी गलतफहमी अगर आपको भी है तो ये गलत है। डार्क रिएक्शन का नाम डार्क इसलिए नहीं है कि ये अंधेरे में होता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन। ये अंधेरे में नहीं होता, रात में नहीं होता, ये दिन में होता है और ये लाइट रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये 2-4 चीज़ें जो कंफ्यूज करते हैं ना हमेशा हम लोग, उसके बीच में कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिए। देखो, पहली चीज़ कि डार्क रिएक्शन लाइट अंधेरे में नहीं होता, रात में नहीं होता, ये दिन में होता है। ठीक है, अब इसका नाम डार्क रिएक्शन इसलिए रखा गया ताकि एक कॉन्ट्रास्टिंग नाम मिल जाए। ठीक है, लाइट रिएक्शन का नाम इसलिए रखा था क्योंकि लाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसके बाद जो रिएक्शन आती है उसका नाम डार्क रिएक्शन इसलिए रख दिया कि थोड़ा उससे कॉन्ट्रास्ट आ जाए, दूसरे रिएक्शन का नाम रखना था। ठीक है, इसलिए उसका नाम बस रख दिया ऐसे डार्क रिएक्शन, लेकिन उसका डार्क से कोई मतलब नहीं है, तो इस चीज़ को दिमाग में मत लाना। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो डार्क रिएक्शन होता है वो डिपेंडेंट किस पे होता है? लाइट रिएक्शन पे। ठीक, लेकिन लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता, लाइट का डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता डार्क रिएक्शन में। ये चीज़ समझ रहे हो? ये डिपेंडेंट किस पे? लाइट रिएक्शन पे। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि ये जो ATP और NADPH यूटिलाइज कर रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं? लाइट रिएक्शन से आ रहे हैं, है ना। और वो ATP NADPH कहाँ पे हैं वो मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। देखो, ये जो ATP यूज़ हो रहा है, ATP NADPH ATP, ये कहाँ से आ रहे हैं? अरे यही तो बने थे लाइट रिएक्शन में, भूल गए क्या? यही बने थे ना लाइट रिएक्शन में, तो बस यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। ATP, यहाँ पे एनर्जी चाहिए ना भाई प्रोडक्ट को, इसको कन्वर्ट करने में इसमें, तो यहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे भी ATP यूटिलाइज हो रहा है। ये ATP और NADPH ही तो बने थे लाइट रिएक्शन में, तो ये डिपेंडेंट होता है लाइट रिएक्शन पे, लाइट पे नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इट डज़ नॉट अकर इन द डार्क, रात में नहीं होता। ठीक है, अब मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि ये रात में क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता, और ये दिन में ही क्यों होता है। ठीक है, तो क्या होता है, आपको मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो बनाई थी मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तो क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स कंटिन्यूसली पंप होते हैं। कहाँ से? स्ट्रोमा से ल्यूमिन में, है ना। नहीं देखिए वीडियो तो जाके देख लो, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी यहाँ पे। तो 2 प्रोटॉन्स कंटिन्यूसली पंप होते रहते हैं स्ट्रोमा से ल्यूमिन में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो क्या होता है, स्ट्रोमा से ल्यूमिन में कंटिन्यूसली प्रोटॉन्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोमा का pH बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ से H पॉजिटिव आयन किधर आ गए, ल्यूमिन में। वहाँ पे H पॉजिटिव आयन कम हो गए, तो जहाँ पे कम H पॉजिटिव आयन होते हैं वहाँ का pH ज़्यादा होता है, और ल्यूमिन का pH हो जाता है कम, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, है ना। जहाँ पे H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ का pH कम हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं वहाँ पे pH बढ़ जाता है। तो स्ट्रोमा से ल्यूमिन में जब कंटिन्यूसली प्रोटॉन्स पंप होते हैं तो स्ट्रोमा का pH बढ़ जाता है, और कितना हो जाता है, pH 8। और pH 8 ही तो चाहिए था रुबिस्को को एक्टिवेट होने के लिए। ऑप्टिमम pH फॉर रुबिस्को इज अराउंड pH 8।
तो जब लाइट रिएक्शन चलेगी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं, तो प्रोटॉन पंप होगा नहीं स्ट्रोमा से ल्यूमिन में, और स्ट्रोमा का पीएच कम होगा, ज़्यादा होगा नहीं। तो जब ज़्यादा पीएच उसको होगा नहीं स्ट्रोमा का, तो रुबिस्को एक्टिवेट कैसे होगा? क्योंकि रुबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा में। क्यों? क्योंकि स्ट्रोमा में ही तो डार्क रिएक्शन होती है। अब समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? समझ में आया है सब कुछ? गुड, ठीक है। तो इसीलिए डार्क रिएक्शन दिन में होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है लाइट रिएक्शन पे। एक तो क्यों? एक तो उसको एटीपी एनएडीपी चाहिए, दूसरा उसको पीएच कम चाहिए, क्योंकि उसके पास एक ऐसा एंजाइम है जिसको पीएच 8 चाहिए, और पीएच 8 तभी मेंटेन हो पाएगा स्ट्रोमा का जब पंप्स कंटिन्यूसली स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप होते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये था आज का लेक्चर डार्क रिएक्शन के बारे में। आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ जाए तो उसकी गारंटी कोई नहीं लेता, ठीक है। बट आप लोग को अगर और कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलता है तो पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज़ C2 साइकिल एंड कैम पाथवे, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।